हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। और पंजाब यूनिवर्सिटी में बीए फिफ्थ सेमेस्टर का ज्योग्राफी का एग्ज़ाम 2 दिसंबर को है। और उसी की आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए मैं लैटिन अमेरिका की जो आपकी ज्योग्राफी है, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी की सीरीज़ में इसको कंप्लीट कराने वाली हूँ आज इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो लैटिन अमेरिका की कंप्लीट ज्योग्राफी करेंगे, जिसमें हम लैटिन अमेरिका क्या है, इसकी फिजियोग्राफी, रिलीफ, क्लाइमेट, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये जो वीडियो है ऑन अ वेरी ह्यूज डिमांड मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी फुलफिल कर देना कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ आपने शेयर करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लैटिन अमेरिका की सीरीज। देखो लैटिन अमेरिका क्या है, ये जो रीजन है ना, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का कुछ पार्ट इसमें इंक्लूड होता है। साउथ अमेरिका कंप्लीट है और नॉर्थ अमेरिका का जो सदर्न पार्ट है ना, उन दोनों को इंक्लूड जब हम कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो इसको लैटिन अमेरिका कहते हैं। ये बहुत ही यूनिक रीजन है जो कि इक्वेटर के दोनों साइड्स में, मतलब ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। तो नॉर्दर्न और सदर्न दोनों हेमिस्फीयर में ये फैला हुआ है। और इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर बात करें तो 33 डिग्री नॉर्थ से लेके 56 डिग्री साउथ तक इसका एक्सटेंशन है। मतलब ये रीजन ट्रॉपिक्स से लेके टेम्परेट जोन तक फैला हुआ है। ये ट्रॉपिकल एरिया में भी आता है, टेम्परेट एरिया में भी आता है। ठीक है, तो इस वैरायटी की वजह से यहाँ अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग वेजिटेशन और ह्यूमन सेटलमेंट के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट इसका नॉर्थ में है, कुछ साउथ में है। और जब हम क्लाइमेट करेंगे ना, तब आप पढ़ोगे कि लैटिन अमेरिका जो है, देखो इतना वास्ट इसका एक्सटेंशन है लैटिट्यूडनली। तो इसमें नॉर्दर्न पार्ट्स में जब समर होती है तो साउथ में यहाँ पे विंटर्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें चलता है क्लाइमेट। और लॉन्गिट्यूडनल ये रीजन 35 डिग्री वेस्ट से लेके 117 डिग्री वेस्ट तक एक्सटेंड करता है। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो ऑलमोस्ट मतलब ये 3 हेमिस्फीयर्स में है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है, सदर्न में भी है, और ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड वाइज जब हम देखते हैं तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, तो क्लियरली हम देखते हैं कि लैटिन अमेरिका बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। अटलांटिक ओशन के पास से लेके पैसिफिक ओशन तक ये एक्सटेंडेड है। इसकी जो शेप है लैटिन अमेरिका की, ये ब्रॉडली ट्रायंगुलर है। और तो टॉप में ये थोड़ा सा वाइड है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में धीरे धीरे ये नैरो होता जाता है। तो इसको हम टेपरिंग शेप कहते हैं। ये ट्रायंगुलर टाइप की इसकी शेप है, जिसे टेपरिंग शेप कहते हैं लैटिन अमेरिका की शेप को। जैसे एक ट्रायंगल का पॉइंटेड एंड नीचे की तरफ है। ठीक है नी, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। मतलब ये दुनिया का सबसे बड़े कल्चरल ज्योग्राफिक रीजन्स में से एक है। इतना बड़ा इसके पास एरिया है, 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पे एरिया कवर होता है लैटिन अमेरिका में। इसमें कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का इसमें सदर्न पार्ट है, मतलब मैक्सिको और जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है ना, वो सारी इसमें इंक्लूड होती हैं। और साउथ अमेरिका तो इसमें सारा ही है। ठीक है जी, तो 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को ये कनेक्ट करता है। 1.5 कॉन्टिनेंट है, आप कह सकते हो। ठीक है, और लैटिन अमेरिका जो है ना, ये जैसे एंग्लो अमेरिका है, एंग्लो अमेरिका में क्या है, नॉर्थ अमेरिका सारा नहीं है। नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट हमने तब छोड़ दिया था वो लैटिन अमेरिका में कवर करेंगे, क्योंकि उसमें क्या था, कल्चर वाइज वो सेम था ना। तो यहाँ भी कल्चर वाइज ये जो मेक्सिको का कल्चर है, ये साउथ अमेरिका के साथ सिमिलर है। दैट इज वाई इनको हम इकट्ठा पढ़ रहे हैं। आगे ना इसकी फिजियोग्राफी है। आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, इंट्रोडक्शन में आप इतना पार्ट लिख देना ये, और इसके ना नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको एंड में अवेलेबल हो जाएगा स्क्रीन पे, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स ले सकते हो। ठीक है,
तो ये इंट्रोडक्शन आप लिख देंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो इंट्रोडक्शन ये लिख ही देना लैटिन अमेरिका का। आगे है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी का क्या मतलब है? लैटिन अमेरिका का रिलीफ, यहाँ पे कौन कौन से फिजिकल फीचर्स मिलते हैं। फिजिकल फीचर क्या होते हैं? माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन एरियाज। ठीक है, तो किस तरह के फीचर्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, कैसी इसकी फिजियोग्राफी है, टोपोग्राफी है, वो सब अब हमें देखना है। तो लैटिन अमेरिका का जो बेसिक लोकेशन और एक्सटेंट तो हमने समझ लिया। अब इसका जो फिजिकल लैंडस्केप है ना वो इनक्रेडिबली डाइवर्स है। यहाँ आपको लॉफ्टी माउंटेन्स भी मिलते हैं, डेंस रेन फॉरेस्ट भी मिलते हैं, वास्ट प्लेटूज भी हैं और वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बेसिन भी है। वो लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे बता ही देना है वैसे तो मैंने, पर लिखिए आप एक बार कमेंट सेक्शन में, जरूर बताना, मुझे खुशी होगी। देखो फिजियोग्राफी को जब हम पढ़ते हैं ना लैटिन अमेरिका की, तो इसको 4 पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला है कॉर्डिलेराज ऑफ द एंडीज, दूसरा है सेंट्रल लोलैंड्स, तीसरा ईस्टर्न हाईलैंड्स और चौथा है सेंट्रल अमेरिकन माउंटेन्स एंड प्लेटूज। एक बार मैप देखो, मैं मैप समझा देती हूँ पहले। कौन कौन से फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं इसमें? 4 में हमने क्लासिफाई कर दिया। ईस्टर्न हाईलैंड्स, देखो ईस्टर्न साइड पे लैटिन अमेरिका के ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं, मतलब माउंटेन्स हैं। वेस्टर्न साइड पे क्या है? वेस्टर्न साइड पे एंडीज माउंटेन्स हैं, कॉर्डिलेराज ऑफ द एंडीज इनको बोलते हैं। ठीक है, तो ईस्ट में भी माउंटेन्स हैं, वेस्ट में भी माउंटेन्स हैं, बीच में हमारे पास प्लेन एरिया है जिसको सेंट्रल लोलैंड्स कहते हैं। एंग्लो अमेरिका में भी हमने सिमिलर ही फिजिकल फीचर्स पढ़े थे, वहां पे भी ईस्टर्न हाईलैंड्स थे जिनको क्या बोलते हैं? लॉरेंशियन एंड अपलेशियन माउंटेन्स। लॉरेंशियन तो सच कैनेडियन शील्ड को बोलते हैं, वैसे अपलेशियन माउंटेन्स बोलते हैं और कनाडा में उनको लॉरेंशियन माउंटेन्स भी कहते हैं। तो ईस्टर्न हाईलैंड्स, यहाँ पे भी ईस्टर्न हाईलैंड्स है, उधर वेस्टर्न कॉर्डिलेरास थे नॉर्थ अमेरिका में, इधर साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका में कॉर्डिलेरास ऑफ द एंडीज हैं और बीच में सेंट्रल लोलैंड्स है। ठीक है, एंग्लो अमेरिका में भी थे और यहाँ भी हैं। अब यहाँ पे एक सेंट्रल अमेरिका वाला जो पार्ट बच गया ना, इसमें हमारे पास कुछ माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स और प्लेटूज हैं, इनको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिकन माउंटेन्स एंड प्लेटूज। मैक्सिको से लेके ये जो स्प्रेड कर रहे हैं सेंट्रल अमेरिका तक। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका सारा, तो सेंट्रल अमेरिकन माउंटेन्स एंड प्लेटूज ये इसका 4th फिजिकल फीचर है। ठीक है जी, अब इनको 1 बाय 1 हमने स्टडी करना है डिटेल में, मैं सारा समझा देती हूँ। पहला क्या है? कॉर्डिलेरास ऑफ द एंडीज। सबसे पहले इनको देखते हैं कि ये जो कॉर्डिलेरास ऑफ द एंडीज हैं, एंडीज माउंटेन्स क्या हैं? एंडीज दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन सिस्टम है जिसका एक्सटेंशन लगभग 7250 किलोमीटर तक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये एक्सटेंड कर रहे हैं। ये पूरा वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलते हैं। पनामा के इस्थमस से लेके स्ट्रेट ऑफ मैगलन और केप हॉर्न तक इसका एक्सटेंशन है। हाइट भी रिमार्केबल है, इसकी एवरेज एलिवेशन 4000 मीटर्स है, जिससे ये दुनिया की सेकंड हाईएस्ट एंड कॉन्टिन्यूस माउंटेन चेन बन जाती है हिमालयाज के बाद। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे हिमालयाज है, सेकंड नंबर पे एंडीज माउंटेन सिस्टम है जो सबसे हाईएस्ट और कॉन्टिन्यूस माउंटेन चेन है। गेटिंग? अब एंडीज का जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट अकांकागुआ। इसकी हाइट 6962 मीटर्स है जो अर्जेंटीना में सिचुएटेड है और ये पूरा लैटिन अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट है। तो कंप्लीट लैटिन अमेरिका को जब हम कंसीडर करेंगे, सबसे हाईएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? माउंट अकांकागुआ। ठीक है, जियोलॉजिकली एंडीज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, इसलिए यहाँ बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज और फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स होते रहते हैं। तो इस पूरी रेंज का इम्पैक्ट क्लाइमेट, रिवर, सेटलमेंट और एग्रीकल्चर पर पड़ता है, जिससे पूरा रीजन जो है उसका कैरेक्टर शेप होता है। आगे क्या है? ईस्टर्न हाईलैंड्स।
तो ईस्टर्न हाईलैंड्स यहाँ पे हमें मिलते हैं जो मेनली हार्ड ओल्ड इग्नियस रॉक से बने होते हैं। ठीक है, हार्ड और ओल्ड एंशियंट इग्नियस रॉक से जो माउंटेन्स बने हैं, हाईलैंड्स हैं, वो ईस्टर्न हाईलैंड्स हैं। ये प्लेटू कम हिल्स जैसा स्ट्रक्चर देते हैं जिसमें जेंटल स्लोप्स और अनड्यूलेटिंग वेव लाइक सरफेस है। इस रीजन में ना 3 मेजर डाइसेक्टेड हाईलैंड एरियाज हैं। ये कॉन्टिन्यूस रेंज नहीं है, यहाँ पे 3 मेजर आगे आपको सब डिविजन्स मिल रहे हैं। पहला है ब्राजीलियन हाईलैंड्स, दूसरा है गयाना हाईलैंड्स और तीसरा है पैटागोनिया प्लेटू। अब इनको आपने थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि ये जो है ना ब्राजीलियन हाईलैंड्स, गयाना हाईलैंड्स और पैटागोनियन प्लेटू, ये आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्राजीलियन हाईलैंड्स ब्राजील का मोस्ट डोमिनेंट फिजिकल फीचर है। इनका एक और नाम है मैटो ग्रासो प्लेटू। ब्राजीलियन हाईलैंड्स को क्या कहते हैं? मैटो ग्रासो प्लेटू भी कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 800 माइल्स लॉन्ग बेल्ट है। ये ब्राजीलियन स्टेट्स से पास होती है, मिनास गेराइस, गोयास, बाहिया, साओ पोलो एक्सेट्रा इसमें, ठीक है, पासेस हैं और स्टेट्स हैं। लैंडस्केप बहुत वेरिड है, यहाँ डिफरेंट माउंटेन रेंजेस मिलती हैं। सेरा डे मैंटिक्वेरा, सेरा डे पेरानापियाकाबा, सेरा गेराल और सेरा डोमार, इस तरह की ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं। ईस्ट कोस्ट की तरफ स्टीप क्लिफ्स मिलते हैं और वेस्ट और सेंट्रल रीजन की तरफ जेंटल स्लोप्स मिलते हैं जो सेंट्रल प्लेन्स में मर्ज हो जाते हैं। गेटिंग? नेक्स्ट है गयाना हाईलैंड्स। गयाना हाईलैंड्स लैटिन अमेरिका का एक और इम्प्रेसिव फिजियोग्राफिक यूनिट है। ये अप्रोक्सीमेटली 1000 माइल्स तक स्ट्रेच होता है, मेनली वेनेजुएला और गयाना रीजन में। यहाँ पे प्लेटूज प्लस डीप गॉर्जेस प्लस डेंस रेन फॉरेस्ट प्लस वाटरफॉल्स, इन सब का कॉम्बिनेशन मिलता है। रॉक्स जो है मोस्टली एंशिएंट क्रिस्टलाइन रॉक्स होती हैं, इसलिए रीजन में रग्ड अपलैंड अपीयरेंस मिलता है। नेक्स्ट है पैटागोनियन प्लेटू। साउथ अमेरिका के सदर्न अर्जेंटीना में लोकेटेड है। पैटागोनियन प्लेटू एक वास्ट और मोस्टली सेमी एरिड रीजन है। ये यहाँ पे स्क्रब वेजिटेशन होती है। लैंडस्केप बहुत डाइवर्स है, रोलिंग प्लेन्स, रग्ड हिल्स, डीप कैनियंस और ग्लेशियर लेक्स, ये सब हमें यहाँ पे मिलता है। और ये रीजन थोड़ा ड्राई और विंडी होता है ड्यू टू कोल्ड साउथ विंड्स। कोल्ड करंट्स चलते हैं, कोल्ड साउथ विंड्स हैं, इस वजह से ये रीजन जो है क्या है, ड्राई है। क्योंकि कोल्ड करंट्स जो है उसमें मॉइस्चर की कमी होती है, बारिश नहीं होती उनकी वजह से, दैट इज वाई ये रीजन ड्राई है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल हाईलैंड्स। ये आपका थर्ड फिजिकल फीचर है। सेंट्रल लोलैंड्स, ठीक है। आई थिंक मैंने ना नोट्स में भी हाईलैंड्स लिख दिया है, इसको करेक्ट कर लेना। ये सेंट्रल लोलैंड्स है। तो लैटिन अमेरिका के सेंटर में मिलते हैं हमें सेंट्रल लोलैंड्स, और ये यूनिफॉर्मली लेवल्ड लोलैंड्स हैं, मरीन सेडिमेंट से बने हुए हैं और ऊपर से अलुवियल डिपॉजिट्स रिवर्स लेके आती हैं। तो इस पूरे लोलैंड सिस्टम में 3 मेजर ड्रेनेज बेसिन्स आते हैं। एक है लानोज ऑफ द ओरिनोको, दूसरा अमेजोन बेसिन और तीसरा है पैराग्वे बेसिन, पैराग्वे या प्लेट रिवर बेसिन। ठीक है, देखो सेंट्रल लोलैंड्स जो है ना, लोलैंड्स का क्या मतलब है, ये प्लेन एरियाज हैं। प्लेन एरियाज वही होते हैं जहाँ पे एक तो उनकी हाइट कम होती है, वहाँ पे रिवर्स हमें मिलेंगी। रिवर्स जो है वो माउंटेन्स में से निकल के आ रही हैं, ठीक है, और वो ऊपर से सेडिमेंट्स लेके आती हैं, अलुवियल डिपॉजिट्स लेके आती हैं, तो नीचे का जो प्लेन एरिया होता है उसको फर्टाइल कर देती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर भी पॉसिबल होगा, एग्रीकल्चर होगा इस रीजन में और फर्टाइल रीजन होगा ये। तो ये एक लार्ज फ्लैट फीचरलेस प्लेन एरिया है, पहला है इसमें। और इनके जो डिविजन्स होते हैं ना, वो रिवर्स के बेसिस पे होते हैं। तो यहाँ पे जो जो रिवर्स फ्लो करती हैं, जैसे अमेजोन बेसिन है, पैराग्वे बेसिन है और लानोज ऑफ द ओरिनोको बेसिन, तो रिवर्स के बेसिस पे इनका आगे फर्दर सब क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है अब सेंट्रल लोलैंड्स में ही लानोज ऑफ द ओरिनोको।
तो एक लार्ज फ्लैट फीचरलेस प्लेन है ये, जो ओरिनोको रिवर और उसकी ट्राइब्यूटरीज से ड्रेन होता है। लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया का मेजर फिजियोग्राफिक रीजन है। ये नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड्स और गियाना हाईलैंड्स के बीच में लोकेटेड है। यहाँ सवाना टाइप ग्रासलैंड मिलती है। नेक्स्ट है अमेजोन बेसिन। तो ये लैटिन अमेरिका का हार्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाटरशेड है, ड्रेन होता है अमेजोन रिवर सिस्टम से, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो बाय वॉल्यूम वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन रिवर। ये इस रीजन को ड्रेन करती है। डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, थिक वेजिटेशन, हैवी रेनफॉल, ये रीजन बायोस्फीयर का मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन है। आगे है पैराग्वे और प्लेट रिवर बेसिन। तो ये बेसिन बहुत ही लो और मार्शी रीजन है। इसमें इंक्लूड होता है ग्रैंड चाको का पैराग्वे एंड नॉर्थ अर्जेंटीना अलुवियल प्लेन्स, पैम्पस, ये सेंट्रल अर्जेंटीना में है। फर्टाइल ग्रासलैंड्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। और मेसोपोटामिया रीजन, ये उरुग्वे एंड पैराग्वे रिवर्स के बीच का एरिया है। तो ये रीजन एग्रीकल्चर और कैटल रैंचिंग का एक हब है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल अमेरिकन माउंटेन्स एंड प्लेटूज। ये फोर्थ फिजिकल फीचर है आपका लैटिन अमेरिका की फिजियोग्राफी का। तो ये एक्चुअली एक अपरेज इंटर माउंटेन प्लेटू है, जो नॉर्थ की तरफ डिसेंड होता है और दोनों साइड से हाई कॉर्डिलेरियन रेंजेस इससे एनक्लोज करती हैं। वेस्ट में सीरा मैड्रे ऑक्सीडेंटल और ईस्ट में सीरा मैड्रे ओरिएंटल, ये इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं इस रीजन में। वोल्केनिक एक्टिविटीज और रग टेरेन के लिए भी ये नोन है। ठीक है जी, तो ये हो गया लैटिन अमेरिका की फिजियोग्राफी। एक बार ये मैप देख लो, आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। ठीक है, ये सारे जो चारों फिजिकल फीचर्स हैं ये मैंने करवा दिए। स्क्रीन पे अगर अवेलेबल नहीं है तो भी आपको नोट्स में ये मिल जाएगा। ठीक है, आगे है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम जो है मतलब रिवर सिस्टम, रिवर्स करनी है ड्रेनेज सिस्टम में लैटिन अमेरिका की। तो इसमें ना मेजरली 4 रिवर्स हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी हैं? 4 रिवर्स हैं यहाँ पे। अमेजोन है, पैराग्वे पराना रिवर है, ओरिनोको और सैन फ्रांसिस्को। इसको मैंने ना टेबुलर फॉर्म में लिखा है, तो आप अपनी स्क्रीन पे देखो। अगर स्क्रीन पे देखो कोई चीज नहीं भी अवेलेबल तो वो आपको नोट्स में मिल जाएगी, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगी स्क्रीन पे अवेलेबल कराने की। ठीक है, तो अमेजोन रिवर है, इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है? अपुरीमैक रिवर पेरू में, यहाँ से ये निकलती है और लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है ये वर्ल्ड का। ये 40% जो एरिया है साउथ अमेरिका का उसको ड्रेन करती है। ट्राइब्यूटरीज हैं इसकी मैरानन, नेग्रो, टेपोजोस और टेकेंटिस, और आउटफ्लो इसका अटलांटिक ओशन में है। और देखो यहाँ का जो रिवर सिस्टम है ना लैटिन अमेरिका का, इसमें सारी ही रिवर्स का जो आउटफ्लो है, ड्रेनेज है, वो अटलांटिक ओशन में हो रहा है। ठीक है, और अगर आप ये टेबुलर फॉर्म में लिखते हो ना तो आपका एग्जाम में टाइम भी काफी बचेगा और इस तरह से ठीक रहेगा, टाइम बचेगा। और एक मैप बना देना, मैप अवेलेबल है आपके नोट्स में। फिर नेक्स्ट है पैराग्वे पराना। ये डायमेंटिनो मेटो ग्रेसो से ओरिजिनेट होती है। इसको रियो डे ला प्लाटा ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं। एपा, वर्डे, टेबिक्वेरी, ये सब इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं और ड्रेनेज तो अटलांटिक ओशन में ही है सभी का। फिर ओरिनोको रिवर है, ये परीमा माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। वर्ल्ड का हाईएस्ट जो वाटरफॉल है एंजल वाटरफॉल, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। एंजल वाटरफॉल ये वर्ल्ड के हाईएस्ट वाटरफॉल हैं, जो कि ओरिनोको की ट्राइब्यूटरी है एक चुरुन, उस पे सिचुएटेड है। ठीक है जी, मैरानन, नेग्रो, टेपोजोस, टेकेंटिस, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं। आगे है सैन फ्रांसिस्को रिवर, ये कैनेस्ट्रा माउंटेन्स में से ओरिजिनेट होती है। लॉन्गेस्ट रिवर है दैट रन्स एंटायरली इन ब्राजील कंट्री, तो ब्राजील के अंदर
जो रिवर फ्लो करती है उसमें सबसे लंबी रिवर यही है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम है उरुकुशिया, पैराकैटो और कोरोंटे। ठीक है, मैप बना देना इसी तरह से इन रिवर्स का। आगे है क्लाइमेट। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्लाइमेट ऑफ लैटिन अमेरिका। तो देखो क्लाइमेट जो है, इसको समझने के लिए पहले तो आप इसकी लोकेशन देखो लैटिन अमेरिका की, ये ग्लोब पे लोकेटेड कहाँ पे है। तो लैटिन अमेरिका का बड़ा हिस्सा जो है वो टॉरिड जोन में आता है, जहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है। ठीक है, तो टॉरिड जोन में जो चीज आ रही है, जो लोकेटेड है एरिया, उसमें कौन सा हमें क्लाइमेट मिलेगा? ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मतलब बहुत ही वार्म टेम्परेचर वाला क्लाइमेट होगा, जहाँ पे ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है और टेम्परेचर भी ज्यादा है। और लेकिन कुछ जो नैरो सदर्न पार्ट्स हैं वो टेम्परेट जोन में भी आते हैं, इस वजह से वहाँ टेम्परेट क्लाइमेट भी मिलता है। तो नॉर्थ और सेंट्रल रीजन्स में हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है, साउथ और लोअर पोर्शन में हमें टेम्परेट मिलता है। नॉर्थ और सेंट्रल में ट्रॉपिकल, साउथ और जो लोअर पोर्शन है उसमें टेम्परेट मिलता है। इसलिए लैटिन अमेरिका का क्लाइमेट हाईली डाइवर्सिफाइड है। आपको लैटिन अमेरिका में नॉर्थ में अगर विंटर्स मिलेंगी तो साउथ में समर्स मिलेंगी, इसलिए काफी ज्यादा यहाँ पे वैरायटी मिलती है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट इन लैटिन अमेरिका। देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लैटिन अमेरिका के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। पहला है लैटिट्यूडनल रेंज। तो लैटिट्यूडनल रेंज जो है इसकी 33 डिग्री नॉर्थ से लेके 56 डिग्री साउथ तक है, जो कि बहुत वास्ट एक्सटेंशन है। इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट मिलेगा, साउथ में जाते जाते टेम्परेट और कोल्ड क्लाइमेट होता जाएगा। मतलब लैटिट्यूड के साथ टेम्परेचर्स और वेदर पैटर्न्स बहुत चेंज होंगे। ठीक है, फिर शेप एंड साइज इसका। तो लैटिन अमेरिका की शेप ट्रायंगुलर है, ये ट्रायंगुलर रीजन है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में टेपर होता है। इक्वेटर के पास इसका वाइडेस्ट पोर्शन है, जहाँ पे मैक्सिमम ट्रॉपिकल इन्फ्लुएंस है, और साउथ में नैरो कूलर टेम्परेट कंडीशंस हैं। सो जहाँ ज्यादा विड्थ है वहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट स्ट्रॉन्गर है। और फिर नेक्स्ट है रिलीफ। माउंटेन्स एंड प्लेटूज का क्या असर होता है क्लाइमेट पे। तो एंडीज माउंटेन्स जो हैं वो क्लाइमेट को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑल्टीट्यूड इफेक्ट, तो हाई माउंटेन्स में टेम्परेचर नेचुरली कम होता है। एंडीज के ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स पे क्लाइमेट अलग हो जाता है। ये एक क्लाइमेट बैरियर की तरह काम करती है, और ट्रॉपिकल जोन के अंदर रहते हुए भी मेनी रीजन्स टेम्परेट और इवन आर्कटिक टाइप क्लाइमेट शो करते हैं। हाईलैंड्स में कूल क्लाइमेट और लोलैंड्स में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। गेटिंग? नेक्स्ट इज ओशन करंट्स। तो ओशन करंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्ड पेरुवियन करंट्स जो है हम्बोल्ट करंट, ये पैसिफिक कोस्ट को कूल बना देता है। एटाकामा जैसे डेजर्ट्स का रीजन भी यही है कि कोल्ड करंट यहाँ पे फ्लो करता है। और कोल्ड करंट, ये जो कोल्ड पेरुवियन करंट है इसको हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। ये भी 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हम्बोल्ट, जिन बच्चों ने थॉट पढ़ी है, हम्बोल्ट जो है ना, ये एक स्कॉलर हुए हैं जिन्होंने ये करंट फाइंड आउट किया था, इन्हीं के नाम पे ये पेरुवियन करंट का नाम रखा है। वार्म ब्राजीलियन करंट, ये ईस्टर्न ब्राजील को वार्म और ह्यूमिड बनाता है। फिर एक कोल्ड कैलिफोर्निया करंट है जो नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको और बाजा कैलिफोर्निया को ड्राई और कूलर बनाता है। तो इन करंट्स की वजह से कोस्टल क्लाइमेट काफी मॉडिफाइड हो जाता है। ठीक है, आगे है समर कंडीशंस, जुलाई वर्सेस जनवरी। देखो लैटिन अमेरिका जो है वास्ट एरिया कवर करता है, नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फेयर्स में ये लोकेटेड है। तो इसकी जो समर कंडीशंस है ना, समर कंडीशन और विंटर कंडीशन, वो पूरे लैटिन अमेरिका की एक जैसी नहीं है। अब यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो समर है, सदर्न हेमिस्फेयर में
देखो नदर्न हेमिस्फेयर में जो समर है वो जुलाई में होंगी और सदर्न हेमिस्फेयर में जो समर है वो होंगी जनवरी में। ठीक है, अभी जैसे चल रहा है दिसंबर, नदर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे विंटर सीजन है, तो सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मियां हैं। ठीक है जी, तो समर कंडीशन और विंटर कंडीशन में आप जुलाई वर्सेस जनवरी लिख देना, क्योंकि एक मंथ यहाँ पे समर का नहीं है। नदर्न हेमिस्फेयर में जो समर है वो जुलाई में है और सदर्न में जनवरी में है। नदर्न हेमिस्फेयर में जब जुलाई में समर होती है, इसमें कौन कौन से एरियाज कवर होंगे? सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका वाले, मतलब जो नदर्न साउथ अमेरिका है। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फेयर में जो समर होती हैं वो जनवरी में होती हैं। इसमें चिली, अर्जेंटीना, पेटागोनिया, ये सब साउथ अमेरिका का सदर्न पार्ट आएगा। टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं, अब क्योंकि मंथ्स अलग अलग हैं अलग अलग एरिया में, तो सेंट्रल अमेरिका में जुलाई में एवरेज टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस होता है, हॉट एंड ह्यूमिड। और सदर्न साउथ अमेरिका में जनवरी में जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब यहाँ की जो समर्स है ना वो कूल होती हैं, क्योंकि ऑल्टीट्यूड हाई है और टेम्परेट रीजन में लोकेटेड है, तो इसलिए यहाँ की समर्स ज़्यादा गर्म नहीं होती। सदर्न साउथ अमेरिका की, नदर्न पार्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन सदर्न पार्ट में ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता। मतलब समर्स भी ठंडी ही होती हैं और विंटर्स बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं इस एरिया की। प्रेशर पूरा रीजन एंडीज को छोड़ के और फार साउथ को छोड़ के लो प्रेशर होता है। 10 मिलीबार्स तक का समर में डेवलप होता है, 10 मिलीबार से कम होता है। और हाई प्रेशर जोन्स साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्ट पैसिफिक में मिलते हैं। प्रिवेलिंग विंड्स, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स सेंट्रल अमेरिका और इक्वेटर के नॉर्थ में, वेस्टर्लीज सदर्न चिली, अर्जेंटीना, टेरा डेल फ्यूगो, यहाँ पे हमें वेस्टर्लीज मिलती हैं। आगे है रेनफॉल इन समर, तो ईस्टर्न सेंट्रल अमेरिका में मेजरली रेनफॉल होती है। कहाँ कहाँ पे? ईस्टर्न सेंट्रल अमेरिका में, अमेजोन बेसिन में, ओरिनोको बेसिन में, पैराग्वे पराना बेसिन में, यहाँ पे समर में रेनफॉल होती है, हैवी होती है बिकॉज मोइस्ट ऑनशोर विंड्स आती हैं अटलांटिक ओशन से। और रेनफॉल का जो पैटर्न है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ डिक्रीज होता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ डिक्रीज होता है। ठीक है, आगे है विंटर कंडीशंस। विंटर कंडीशंस भी सेम जनवरी वर्सेस जुलाई। जनवरी में विंटर नदर्न लैटिन अमेरिका में होंगी और जुलाई में विंटर सदर्न लैटिन अमेरिका में होंगी। टेम्परेचर जनवरी में सेंट्रल अमेरिका और नदर्न साउथ अमेरिका में 21 से 27 डिग्री का होता है और मेक्सिको में 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक का। और सदर्न लैटिन अमेरिका में जुलाई में विंटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि जो नर्दर्न पार्ट्स हैं वो ट्रॉपिकल एरिया में आ रहे हैं और ट्रॉपिकल एरिया ह्यूमिड और हॉट वेदर वाला होता है, तो यहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा ठंडी नहीं होती, यहाँ पे गर्मी जैसा ही टेम्परेचर है। जबकि जो सदर्न लैटिन अमेरिका है वहाँ पे विंटर सिवियर होती हैं, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम टेम्परेचर हमें मिलेगा। फिर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, हाई प्रेशर होगा, विंटर सीजन है। आइसोबार्स यहाँ पे 1015 मिली बार्स के पास होते हैं नदर्न चिली, पैराग्वे और अमेजोन बेसिन से। प्रिवेलिंग विंड्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट मॉइस्ट ट्रेड विंड्स हैं मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में, और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो करती हैं ब्राजील में। क्लियर? रेनफॉल जो है विंटर में मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मैक्सिमम रेनफॉल होती हैं, उनके समर जुलाई में होता है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और विंटर में ये रेनफॉल ड्रास्टिकली कम हो जाती हैं। इसके बाद क्लाइमेट में क्लाइमेटिक रीजन्स हैं लैटिन अमेरिका के। तो हमारे पास ये क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, 8 हैं ये टोटल। ये मैप में आप इनको देख लेना, इसी तरह से आपने मैप बनाना है।
पहला है इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन। देखो ये जो इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन है ये हमें मिलता है अमेज़न बेसिन में और ब्राजील के ईस्टर्न पार्ट्स में। एक मिनट। हाई टेम्परेचर होता है इसमें थ्रू आउट द ईयर, 30 डिग्री सेल्सियस का ऑलमोस्ट, और हाई रेनफॉल होती है दैट इज मोर देन 200 सेंटीमीटर थ्रू आउट द ईयर। तो टेम्परेचर भी हाई है, रेनफॉल भी हाई है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट इसको बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा वार्म टेम्परेचर वाला ये क्लाइमेट है। फिर नेक्स्ट है ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, जो कि एक्सटेंड कर रहा है ओरिनोको बेसिन कोलंबिया में और वेनेजुएला में। इसमें समर में रेनफॉल होती है और विंटर्स ड्राई होती हैं और ग्रासलैंड टाइप की यहाँ पे वेजिटेशन मिलती है। ठीक है। फिर है सब ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट, ये हमें मिलता है नॉर्थ ईस्ट मैक्सिको में और नदर्न अर्जेंटीना में। समर्स हॉट होती हैं, विंटर्स कूल होती हैं और रेनफॉल कम होती है। फिर डेजर्ट क्लाइमेट है, ये सोनोरा एंड बाजा नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको में मिलता है। एटाकामा डेजर्ट में भी यही है। बहुत हॉट और एक्सट्रीमली ड्राई टाइप का ये क्लाइमेट होता है। और ये एटाकामा डेजर्ट जो है ना, ये वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेसेस है हमारे अर्थ की, जो यहाँ पे लोकेटेड है। फिर है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये मिलता है साउथ ईस्ट ब्राजील में, उरुग्वे में। रेनफॉल होती है 100 से 150 सेंटीमीटर की। हॉट समर्स और वार्म विंटर्स होती हैं यहाँ पे, मतलब विंटर्स ज़्यादा ठंडी नहीं होती, समर्स गर्म होती हैं। एग्रीकल्चर फ्रेंडली रीजन है ये। नेक्स्ट इज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट सेंट्रल चिली में मिलता है। विंटर में यहाँ रेनफॉल होती है। देखो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की एक बात याद रखना कि रेनफॉल ना यहाँ पे विंटर में होती है और समर्स ड्राई होती हैं, इसकी यही खास बात होती है। और सिट्रस फ्रूट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। तो ग्रेप्स, ऑलिव्स और जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं इस तरह के क्लाइमेट में, जहाँ पे बारिश सर्दियों में होती है और गर्मियों में ड्राई होता है। नेक्स्ट इज टेम्परेट ह्यूमिड क्लाइमेट, ये मिलता है सदर्न चिली में। समर्स वार्म होती हैं और माइल्ड रेनी विंटर्स होती हैं। कोस्टल इन्फ्लुएंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट लास्ट है हाईलैंड क्लाइमेट। हाईलैंड क्लाइमेट हमें मिलता है सेंट्रल मैक्सिकन प्लेटू में, एंडीज हाईलैंड्स में, और अल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग कूल समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद हाइट अकॉर्डिंग टू नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट कितना होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे? ठीक है, लिख देना एक बार कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपकी तरफ से भी कुछ तो रिस्पॉन्स आना चाहिए ना। तो ये आपका क्लाइमेट तो हो गया, क्लाइमेट टॉपिक मैंने सारा करवा दिया। क्लाइमेटिक रीजन्स हो गए, मैप आपको मिल जाएगा नोट्स में। और नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन जो है, देखो ये ना क्लाइमेट को ही फॉलो करती हैं। अगर आपने क्लाइमेट अच्छे से समझ लिया, क्योंकि ये सीरीज है, इसमें मैं जल्दी जल्दी आपको सारा सिलेबस करा रही हूँ, तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अगर आपको क्लाइमेट वेजिटेशन को और डिटेल में समझना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं समझा दूंगी। ठीक है। देखो जहाँ पे हमें इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलता है वहाँ पे हमें इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मिलेंगे, इनको सेल्वास भी कहते हैं। लोकेशन क्या है? अमेज़न बेसिन। क्लाइमेट हमें यहाँ पे मिलेगा हॉट और ह्यूमिड। हॉट और ह्यूमिड मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी हो और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो, जिस वजह से क्या है, ट्रीज जो हैं वो टॉल डेंस मिलेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे हमें मिलते हैं। ब्रॉड लीव्ड ट्रीज होते हैं। वैरायटी ऑफ स्पीशीज, बायोडाइवर्सिटी एक्सट्रीमली हाई होती है इस रीजन की। इम्पोर्टेंट स्पीशीज यहाँ पे जो ट्रीज की हैं वो हैं रबर, महोगनी, इबोनी, सेबा और ब्राजील नट्स। तो ये फॉरेस्ट इतने डेंस होते हैं कि सनलाइट ग्राउंड तक हार्डली ही पहुंच पाती है
और इनको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए लंग्स ऑफ द अर्थ, तो ये सेल्वास हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ठीक है। फिर है वार्म टेम्परेट फॉरेस्ट। वार्म टेम्परेट फॉरेस्ट मेनली ब्राजीलियन हाईलैंड्स में मिलते हैं। लोकेशन नाम से ही क्लियर है, नहीं नाम में तो क्लियर नहीं है, वार्म टेम्परेट फॉरेस्ट है तो ब्राजीलियन हाईलैंड्स में मिलते हैं, तो लोकेशन ब्राजीलियन हाईलैंड्स है। क्लाइमेट यहाँ पे वार्म टेम्परेट प्लस मॉडरेट रेनफॉल है और स्ट्रक्चर ओपन फॉरेस्ट है, टाइटली पैक ये नहीं होते। इंपॉर्टेंट स्पीशीज इसमें पेराना पाइन्स, कुबेराको और येरबा मेट, इस तरह के यहाँ पे प्लांट्स मिलते हैं। तो इकोनॉमिक प्लांटेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे है कूल टेम्परेट फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड और हाई लैटिट्यूड रीजन्स में डेवलप होते हैं। लोकेशन है इनकी अपर स्लोप्स ऑफ एंडीज प्लस साउथ वेस्ट चिली। क्लाइमेट कूल समर्स और कोल्ड विंटर्स। वेजिटेशन कोनिफर प्लस डेसिडुअस फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट स्पीशीज इसमें बीच और कोनिफर जैसी स्पीशीज मिलती हैं। ऑल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर कम होता है, इसलिए ये वेजिटेशन बेल्ट अलग क्लाइमेटिक जोन क्रिएट करती है। आगे है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन हमें मिलती है सेंट्रल चिली में। ये एक यूनिक क्लाइमेट यहाँ पे मिलता है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, जहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप की वेजिटेशन ग्रो करती है। समर्स हॉट और ड्राई होती हैं, विंटर्स माइल्ड एंड रेनी होती हैं। वेजिटेशन जो होती है वो ड्रॉट रेसिस्टेंट होती है। एक मिनट बेटा। तो समर्स हॉट एंड ड्राई, विंटर्स माइल्ड एंड रेनी। वेजिटेशन ड्रॉट रेसिस्टेंट होती है। लोकेशन इसकी मिडल चिली है। वेटर एरियाज में हमें एवरग्रीन, लॉरेल्स और एकेसियास इस तरह की वेजिटेशन मिलेगी, और ड्राई नॉर्थ में थॉर्नी श्रब्स और कैक्टस टाइप के, और सिट्रस फ्रूट्स की यहाँ पे कल्टीवेशन होती है। नेक्स्ट है डेजर्ट वेजिटेशन। अब एटाकामा डेजर्ट है दुनिया का सबसे ड्राई रीजन्स में से एक है, वो यहीं लोकेटेड है, या ये कह लो कि एटाकामा डेजर्ट में हमें डेजर्ट टाइप की वेजिटेशन मिलती है नॉर्थ चिली और साउथ पेरू में। क्लाइमेट इसका हाइपर एरिड है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई, ये ड्राइएस्ट प्लेस है। वेजिटेशन बहुत एक्सट्रीमली स्पार्स होती है, बस फ्यू कैक्टस, लाइकन्स और सम हार्डी श्रब्स हमें यहाँ पे मिलती हैं। बिल्कुल ही मॉइस्चर लो, और इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन की ग्रोथ ना के बराबर ही है। नेक्स्ट इज सवाना ग्रासलैंड्स। सवानास जो हैं ये ग्रासलैंड्स प्लस स्कैटर्ड ट्रीज का कॉम्बिनेशन होता है। लोकेशन अमेजोन बेसिन कैंपस में। स्ट्रक्चर इनका टॉल ग्रासेस प्लस कुछ स्कैटर्ड ट्रीज, कहीं कहीं पे आपको पेड़ मिलेंगे, बाकी ज़्यादातर ग्रासलैंड्स हैं। पार्कलैंड अपीयरेंस हमें मिलती है। दो मेन इनके नाम हैं, कैंपोस और लानोस। सवाना ग्रासलैंड को ब्राज़ील में कैंपोस बोलते हैं, और ओरिनोको बेसिन में इनको लानोस बोलते हैं। और फीचर इनका वही है, टॉल ग्रासेस, स्कैटर्ड ट्रीज, फ्लडेड एरियाज में मोस्टली ट्रीज ग्रो करते हैं, अदरवाइज ग्रासलैंड्स। एंड वेट सीजन में वाटर लॉगिंग की वजह से ट्री की जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है। नेक्स्ट इज पंपस। ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, लैटिन अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल ग्रासलैंड में से एक है। पेटागोनिया और सेंट्रल अर्जेंटीना के ड्रायर पोर्शंस में ये लोकेटेड है। टेम्परेट और लो रेनफॉल टाइप का यहाँ क्लाइमेट है। वेजिटेशन किस तरह की है, पुअर ग्रासेस, स्क्रब और कैक्टस ड्रायर पार्ट्स में। तो पंपस जो है वर्ल्ड फेमस है वीट फार्मिंग के लिए, कैटल रैंचिंग और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए, लेकिन पेटागोनिया के सदर्न पंपस में वेजिटेशन कम होती है। ठीक है, ये हो गया वेजिटेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक सॉइल है। एक मिनट बेटा, मैं ना पानी पी के आ जाती हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल। तो सॉइल क्या होता है?
Mixture of organic materials and rock fragments that form on the surface of the ground is known as soil. तो ऑर्गेनिक मटेरियल और रॉक फ्रेगमेंट का जो मिक्सचर होता है जो हमारे ग्राउंड पे अपर लेयर पे बनता है अर्थ की, दैट इज उसको सॉइल बोलते हैं। और सॉइल्स कितनी तरह की मिलती हैं लैटिन अमेरिका में? ये 6 टाइप्स की सॉइल हैं अलग अलग। तो रेड एंड येलो सॉइल है जिसको कि पेडल फर भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं, रेड एंड येलो सॉइल, पेडल फर भी इसको बोलते हैं। ये हमें मिलती है ब्राजील, गयाना, सेंट्रल अमेरिका, वेनेजुएला और कोलंबिया, बोलिविया और पेरू के कुछ हिस्सों में। ये सॉइल काफ़ी एसिडिक होती है और इसमें एल्यूमिनियम और आयरन का लेवल हाई होता है, इसलिए इनका कलर रेड या येलो होता है। फर्टिलिटी मॉडरेट होती है, मतलब कल्टीवेशन पॉसिबल है लेकिन हैवी मैन्योरिंग जरूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल जो हमें मिलती है एंडीज माउंटेन्स और सेंट्रल अमेरिकन माउंटेन्स में। ये सॉइल थिन होती है, इमेच्योर, पुअरली डेवलप्ड होती है और इसमें स्टोनी मटेरियल ज़्यादा होता है। क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में वेदरिंग स्लो होती है तो ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें कम होता है। नेक्स्ट इज डेजर्ट सॉइल। अब डेजर्ट सॉइल जो हैं ये हमें मिलती हैं नॉर्थ चिली, अटकामा रीजन में और पेरू, इक्वेडोर और मेक्सिको के ड्राई रीजन्स में। इनके फीचर्स क्या होते हैं कि सॉल्युबल सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि इवेपोरेशन हाई है, ऑर्गेनिक मैटर कम, सॉइल थिन और स्टोनी और मॉइस्चर ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। एग्रीकल्चर यहाँ बहुत लिमिटेड होता है क्योंकि थिन सॉइल में ना इसमें ऑर्गेनिक मैटर है ना इसमें मॉइस्चर है, ठीक है। तो इसलिए एग्रीकल्चर बहुत लिमिटेड या कम होता है। आगे है चेरनोजेम सॉइल। इसको पैम्पस का ब्लैक ट्रेजर भी कहते हैं, ठीक है। तो चेरनोजेम सॉइल को ब्लैक ट्रेजर कहते हैं पंपस का। लैटिन अमेरिका की सबसे फर्टाइल सॉइल्स में से एक है चेरनोजेम, जो अर्जेंटीना के पंपस रीजन में मिलती है, साथ ही उरुग्वे एंड पैराग्वे के कुछ पार्ट्स में ये मिलती है। ये सॉइल डीप, फ्राइबल, क्रम्बली मतलब इजी टू फ्लो होती है, डार्क कलर होता है इसका और वेरी फर्टाइल होती है। इसलिए पंपस को लैटिन अमेरिका का व्हीट और कैटल फार्मिंग हार्टलैंड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लावा सॉइल। ये वोल्केनिक और इग्नियस सॉइल से बनी है। ये सॉइल बनती है फिशर इरप्शन से, मतलब जब लावा बाहर निकलता है उस टाइम जब निकल के ठंडा होता है और ब्रेक डाउन होता है तब इस सॉइल की फॉर्मेशन होती है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लावा सॉइल। इम्पॉर्टेंट वोल्केनिक सॉइल रीजन इसमें है ब्राज़ील, मेक्सिको और साउथ अमेरिका के कुछ प्लेटो रीजन्स। और बहुत फर्टाइल सॉइल होती है क्योंकि अंदर इग्नियस रॉक्स में से ये बनी है और अंदर से ये मिनरल्स लेके आती हैं जब फिशर इरप्शन होती है। तो डीप और लोमी होती है और एक्सीलेंट वाटर रिटेंशन रखती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कॉफ़ी, शुगर केन और फ्रूट्स जैसी हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। नेक्स्ट इज अलूवियल सॉइल। ये रिवर वैलीज का गिफ्ट है। लैटिन अमेरिका के सेंट्रल लोलैंड्स और बड़ी रिवर वैलीज में जैसे अमेजोन, पराना, ओरिनोको, यहाँ पे हमें अलूवियल सॉइल मिलती हैं। काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है अलूवियल सॉइल, न्यूट्रिएंट रिच होती है और सिल्ट, क्ले एंड सैंड का मिक्स होता है। यहाँ लार्ज स्केल एग्रीकल्चर होता है, स्पेशली राइस, मेज और शुगर केन का। फिर नेक्स्ट है चेस्टनट ब्राउन सॉइल। हाँ, तो आगे चेस्टनट ब्राउन सॉइल है। ये हमें मिलती है सेंट्रल अर्जेंटीना, चिली और ईस्टर्न मेक्सिको में। ये चेस्टनट ब्राउन जो है ना, मैंने इसमें यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया हुआ, तो ये 6 नहीं 7 सॉइल है, ठीक है। तो इनका नेचर होता है कि ये सॉल्युबल सॉल्ट्स में रिच होती हैं, ह्यूमस थोड़ा कम होता है और ओवरऑल सॉइल फर्टाइल होती है।
सेमी एरिड क्लाइमेटिक टाइप ये सॉइल होती है, तो यहाँ वीट बार्ले जैसी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करती हैं। ठीक है जी, आगे क्या टॉपिक है? सॉइल तक तो हमने कर लिया 45 मिनट्स में। एग्रीकल्चर है नेक्स्ट टॉपिक। बेटा एक ना छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने ये जो लेक्चर है ना ये रिकॉर्ड तो कंप्लीट ही किया था, बट मेरे माइक का चार्ज बीच में ख़त्म हो गया था, जिस वजह से ना वॉइस लेक्चर में सिर्फ सॉइल वाले टॉपिक तक है, बाकी वीडियो में वॉइस नहीं है। इसलिए मैं इसको ना सिर्फ सॉइल तक अपलोड कर रही हूँ, बीच में ही इसको कट करके। बाकी के जो टॉपिक्स हैं ना एग्रीकल्चर से पावर रिसोर्सेज तक के सारे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए ये सिर्फ सॉइल तक है। और वीडियो अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो टॉपिक्स रह गए हैं वो भी मैं करवा दूँगी, और PDF नोट्स आप ले सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। ठीक है, तो PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट।